गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिस्टर सुभाष, मिस्टर प्रणीत, मिस्टर उदय, मिस आशा, मिस्टर श्रीनिवास, मिस्टर अफजल। ऑलराइट। सो बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा सेशन पहली बार बैठ रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा सेशन फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं? आप लोग हाथ रेज कर सकते हैं वहां पर जो ऑप्शन है। ओके। ऑलराइट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई एम श्योर कि मेरा ये वीडियो, हाँ, सिर्फ एक हम्म तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप एड्यूटेक के पार्ट बने हो, और हमें पता है कि एड्यूटेक इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट? तो हमें ये प्रोडक्ट को किसी ना किसी को सेल करना है। बट आज जब आप ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए बैठोगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना माइंडसेट को प्रॉपर रखें, और क्या माइंडसेट से यहां पर बैठना है वो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। तो क्योंकि एड्यूटेक इज एन एड टेक कंपनी। एड टेक का मतलब, एड मतलब एजुकेशन से लिया गया है एड, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी से लिया गया है। तो ये है एड टेक कंपनी। एडुटेक जो हमारी है दैट इज एन एड टेक कंपनी, मतलब आप एजुकेशन फील्ड में हो। तो आज जब आप यहां पर बैठोगे, सबसे पहला चीज आपको जो ध्यान में रखना है कि आज आप सेल्स पर्सन के थॉट प्रोसेस से नहीं बैठोगे। आप लोग बैठोगे टू बिकम एन एजुकेशनल काउंसिलर, राइट? तो सबसे पहला अपना माइंडसेट को आप तैयार कीजिए कि हम एजुकेशनल काउंसिलर्स हैं, और हम जब भी ये प्रोडक्ट किसी के पास लेकर जाएंगे तो हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं जाएंगे, हम बच्चे को काउंसिल करने के लिए जाएंगे। और जब ये बच्चे को हम काउंसिल करेंगे तो क्या क्या चीजें हमको बतानी है, क्या क्या क्वेश्चंस बच्चों से पूछना है, और उसका सोल्यूशन हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ये हमें बताना है बच्चों को। तो सबसे पहला चीज, आप लोग ये माइंडसेट को क्लियर कर लीजिए। क्या आप लोग सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठोगे? नहीं, आपको बैठना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एजुकेशनल काउंसिलर्स। आप सभी लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं बच्चों को छोड़कर, आप सभी लोग एजुकेशनल काउंसिलर्स हैं। बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, ये सेशन बच्चों के लिए नहीं है, ये सेशन सिर्फ चैनल पार्टनर्स के लिए है। ठीक है? तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें एजुकेशनल काउंसिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठना है, और हम जो चीजें आज बताएंगे वो सब चीजें अंडरस्टैंड करनी है वन बाय वन। ऑलराइट। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट पर बढ़े। इसीलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं हमारे रिजल्ट से, कि किस तरीके के रिजल्ट्स एड्यूटेक अब तक ला पाया है। तो अगर मैं टॉपर्स की बात करूं, तो आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पास्ट ईयर्स के कुछ बोर्ड टॉपर्स हैं, जिनके परसेंटेज आप देखेंगे तो 97%, 95%, मैथ्स में 100 में से 100, 98 है, 99 है, 94% है, 98% है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गया हमारा स्टेट बोर्ड। सीबीएसई की अगर बात करें तो सीबीएसई में जो हमारा परफॉर्मेंस है ये आप देख लीजिए। तो इन्होंने कर्नाटका स्टेट बोर्ड में, जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई के बुक्स वो लोग यूज करते हैं, तो यहां पर इनका थर्ड रैंक आया है। 99.68% मैथ्स में 100 में से 100, साइंस में 99 आउट ऑफ 100, राइट? तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि जो प्रोडक्ट हमने चूज किया है वाकई में उससे रिजल्ट आता है। इट इज अ रिजल्ट ड्रिवन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि बस बेचने के लिए बेच दिया या सेल करने के लिए सेल कर दिया, नहीं। इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। ये आप लोगों को माइंड में क्लियर करने के लिए मैंने सबसे पहले रिजल्ट से स्टार्ट किया। तो अब
ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग की शुरुआत हम कैसे करेंगे? आप लोगों को जब किसी बच्चे को काउंसिल करने के लिए जाना है, क्योंकि आप एजुकेशनल काउंसिलर्स हो, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा सो दैट आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आप एजुकेशनल काउंसिलर्स हो। जब भी आप कहीं पर जाओगे भी तो आपको बोलना है मैं एडुटेक की तरफ से एजुकेशनल काउंसिलर हूं, मैं आपके बच्चे को काउंसिल करूंगा, प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आया। तो जब भी हम किसी को काउंसिल करते हैं उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? और जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछने का हमारा एम क्या होता है? हमारा एम ये होता है कि हम बच्चे के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमारा सबसे पहला जो एम है एज एजुकेशनल काउंसिलर्स इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट? बीच बीच में किसी किसी ना किसी से बात करते रहूंगा सो दैट हमारा सेशन इंटरैक्टिव हो, राइट? तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? सर आप मुझे बताइए, आपका नाम सैमसंग SM A176B। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं? आपको मैंने ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का, शायद उनको समझ नहीं आ रहा है उनका नाम। ब्लू एंड व्हाइट हाँ, टी यस शर्ट। सर। यस सर, यस सर। यस सर। सर आपका नाम? नीलेश सानप। एक मिनट एक मिनट, अच्छा इसमें आवाज आ रही है क्या? आवाज ब्रेक थोड़ा सा। हाँ जी सर, आपका नाम? नीलेश सानप। नीलेश सर। नीलेश सर हाय। नीलेश सर, तो हाँ। सबसे पहले जब हम हाँ। एजुकेशनल काउंसलर के तौर पे जाएंगे कहीं पर भी, तो हमारा हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बच्चे को क्वेश्चन पूछने के, यानी करेक्ट सर। उनको और ये उनको काउंसलिंग करने की है, उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए जाने जाने का नहीं है, अपने को काउंसलिंग परफेक्ट, करने के लिए जाने का इसी। परफेक्ट, परफेक्ट आइडिया सेट हो गया। हमको तो क्वेश्चंस पूछना है। ये यस। क्वेश्चंस पूछ के हम बच्चे के क्या आइडेंटिफाई करेंगे सर? उनके डाउट्स। डाउट्स और प्रॉब्लम्स। डाउट्स या प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। हम आइडेंटिफाई करेंगे, परफेक्ट, मतलब हम सही रास्ते पे अब तक। थैंक यू सो मच नीलेश सर, यस। थैंक यू, थैंक यू, राइट? ओके सर, और भी थैंक मैं यू, थैंक क्वेश्चंस बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहूंगा, ठीक है? यू। ऑलराइट। ओके सर। यस। तो अभी सबसे पहला स्टेप हो गया कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको जनरल प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि आज जो एजुकेशनल फील्ड है, इस एजुकेशनल फील्ड में क्या सिनारियो चल रहा है, ये पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? करंट सिनारियो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद स्कूल में क्या हो रहा है, एंड फाइनली ट्यूशन एंड ट्यूटोरियल्स में क्या हो रहा है, ठीक है? तो अगेन फिर से करंट सिनारियो की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, ट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं स्क्रीन को शेयर नहीं कर रहा हूं फिलहाल, हम बातें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो नीलेश सर, एक बार फिर से आपसे स्टार्ट करता हूं क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिला बात करने का। ऑलराइट। सो नीलेश सर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ना, तो हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे, हम बेसिकली बात कर रहे हैं। आप आपका ओपिनियन दोगे, कुछ भी सही नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना? सिर्फ अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ। यस सर। सो नीलेश सर, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स लोग बात करते हैं ना, हम लोग वैसे बात करेंगे। ओके तो सर। एजुकेशन से हटके बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है? ओके। ओके। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंसानों ने सबसे पहली बार ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई साधन यूज किया रहेगा तो क्या वो ट्रेन होगी? नहीं। क्या वो प्लेन होगी? नहीं। तो इनिशियली हम इंसानों ने पैर पे चलना स्टार्ट किया, यस। फिर धीरे धीरे हमने क्या क्या यूज करना स्टार्ट किया सर साधन ट्रांसपोर्ट के लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए हमने पहले ये ऐसा गोल चक्का। गोल चक्का। परफेक्ट। तो गोल चक्का हमने इन्वेंट कर दिया, गोल चक्के को यस। लगा दिया और उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले हम यस। जानवरों के ऊपर भी चलने लग गए, फिर उसके चलने लग पीछे गए। हम लोगों ने कार्ट्स लगा दिए, बराबर। फिर बराबर। जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नीलेश सर कि हम चलते चलते जानवर पर बैठे, उनको कार्ट लगाया हमने, फिर हमने मशीन्स डाल दी उसके अंदर। और आज आज तो ट्रांसपोर्ट इतना एडवांस हो गया है सर कि यहां से लेकर अगर आपको दुबई जाना है, यहां से लेकर आपको स्विट्जरलैंड जाना है, तो आप हवा में उड़कर जा सकते हैं। बिल्कुल सही नीलेश सर, आपने जो एक्शन कर दिया मुझ तक पहुंच गया, राइट? तो इसका मतलब नीलेश सर कि पहला जो हमने साधन यूज किया और आज जो हम साधन यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट का, उसमें हम्म, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, बहुत हुआ है। परफेक्ट। तो बहुत ये डेवलप सभी हुआ लोग क्लियर रहेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है, राइट? अब मैं एक हुआ और है। क्वेश्चन पूछता हूँ।
सर आज आपको रिक्लाइनर पता है क्या होता है? रिक्लाइनर ऐसा सोफा रहता है, मशीन दबाओ तो ऐसा ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है, इस पे हम सो भी हाँ सकते हैं। हाँ, गाड़ी में कार में रहता है वो। कार में भी रहता है। और आजकल ऐसा हो गया कि घर में आप उसको ऑटोमेटिक एक बटन प्रेस करोगे, पीछे से मस्त नीचे हो अच्छा। जाएगा, नीचे से हाँ पैर ऊपर हो जाएगा, आप लेट सकते हो मस्त पैकी, है ना? तो ले सकते पहले हैं, जिसने राइट। चेयर बनाया था, क्या वो इतनी अच्छी चेयर थी, हम्म। या पहले जो चेयर होगी वो कुछ अलग तरीके की होगी? नहीं नहीं, पहले एकदम सिंपल रहेगी, बहुत सिंपल, सादी। बहुत सिंपल रहेगी। या तो उसने पत्थर पे पहले बैठना स्टार्ट किया रहेगा इंसानों ने, फिर इसको चेहरे में कन्वर्ट किया रहेगा। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है ना, ऐसे काफी यस। एग्जांपल्स हम कंसिडर तो कर सकते हैं, बट मेरे बोलने का मतलब क्या है कि हर जगह पर, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, चीजें इवॉल्व होती है। बट आपको होता पता है, है बराबर। कि सारी राइट। चीजें इवॉल्व हो गई है, हम्म। टीचिंग का तरीका अब तक इवॉल्व नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। वही जो सही बात है। पुराने जमाने में एक शिक्षक होते थे और वो बच्चों को पढ़ाते थे, बराबर। आज के पढ़ाते जमाने थे। में भी नीलेश सर वही सब चीजें चल रही, राइट? गुरुकुल तो पद्धति। सबसे पहला, गुरुकुल पद्धति, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वो बुरी पद्धति है, मैं ये नहीं हम्म। कह रहा हूँ बुरी पद्धति, मैं कह रहा हूं कि इसमें मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहिए, जो हर एक बच्चे को केटर कर सके। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि गुरुकुल सिस्टम, वन टीचर टू मैनी सिस्टम बुरा है। मैं कह रहा हूं कि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, तरीके चेंज होने चाहिए, राइट? ये सब लोग अग्री करते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हर जगह हम यूज करते हैं, बट एजुकेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर एजुकेशन में हम यूज करेंगे वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी सबके लिए। तो सबसे पहले तो ये हमको क्लियर होना जरूरी है। नीलेश सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यस। अगर यस। आपको अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप क्या करते हो? मोबाइल मोबाइल से अपना ऑनलाइन। मोबाइल ऑनलाइन आप ऐप यूज करोगे, जोमेटो यूज करोगे, स्विगी यूज करोगे, खाना ऑर्डर कर दो। सर ये पेमेंट करना है ओके। तो क्या करोगे आप? पैसा फोन देना है पे, किसी को जीपे। तो? जी पे तो मतलब आप क्यूआर कोड स्कैन करके, ऑनलाइन। टेक्नोलॉजी यूज करके जब पैसा भेज सकते हो, तो बच्चा स्कैन करके पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? दैट इज कर द पॉइंट। सकता है। तो बच्चे कर को सकता है इतना सर। इजी बनाना है, ये सर बिल्कुल सही कर सकता है, ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट है वो, कर सकता राइट? है। तो यहाँ पर बोलने वाली बात ये है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम काफी चीजें जो डिफिकल्ट है वो इजी कर सकते हैं। कर कैसे? सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तो उसको पहले हम्म। जाना पड़ेगा, अपनी बुक निकालना पड़ेगा, बुक खोलना पड़ेगा, बुक खोलने के बाद उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन बराबर। अगर उसके पास एक ऐप है, और वो ऐप से अगर बिना बुक के भी वो जा पाए, तो भी नथिंग लाइक इट। हाँ, बुक भी उसके सामने, उसमें से भी अगर स्कैन करके कर पाए तो नथिंग लाइक इट। तो हर एक चीज से बच्चे के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, बच्चे का टाइम सेव करना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बराबर। हमें करना चाहिए। वही हमने एडुटेक में किया है, जिसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच नीलेश सर, थैंक यू यस सो सर। मच। यस सर। यस सर। प्रियंका मैम से बात करते हैं। प्रियंका मैम की स्माइल मुझे सबसे ज्यादा लग रही है। हाय प्रियंका मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज? हाय सर। हाँ यस मैम, अभी आ रही है आपकी आवाज। मैम अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और फिर पढ़ाई में कैसे टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, बट हमें यूज करना चाहिए, यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है? तो अभी अभी हमारा मोटो यही है कि हम एजुकेशनल काउंसिलर है, और एजुकेशनल काउंसिल करने के लिए हमें आज के जमाने में क्या क्या प्रॉब्लम है, और बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, वो हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यस अब सर। मेरा पॉइंट फिर से ये है कि हमने करंट जो सिनारियो एजुकेशन फील्ड में वो देख लिया, अभी हम स्कूल की बात करेंगे स्पेसिफिकली। तो यस सर। जैसे हमने अभी डिस्कस किया प्रियंका मैम के, एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। यस सर। तो मैं यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला, अगर इंडिया में अज्यूम करते हैं कि 100 स्कूल्स है, मतलब आई नो 100 स्कूल्स नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो सर। आपको क्या लगता है कि वो 100 के 100 स्कूल्स में बेहतरीन, आला दर्जे के, टॉप लेवल के टीचर्स अवेलेबल होंगे क्या? नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है प्रियंका मैम, राइट? पॉसिबल तो ये नहीं। पहला पार्ट हो गया कि क्वालिटी टीचर्स की डेफिनेटली कमी है। मैं यस सिर्फ सर। गांव खेड़े की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं आप सर। अगर सिटीज में भी देखेंगे ना, यस प्रियंका मैम आप अग्री कर रहे हो, तो सिटीज में भी अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक अच्छे टीचर्स हैं, बट जो हाँ। टॉप क्वालिटी टीचर होना चाहिए ना,
जिनका वो कैलिबर ही अलग हो। यस। नहीं, वो नहीं वो है। हर जगह पर अवेलेबल नहीं। नहीं है तो ये सर। सबसे पहला पॉइंट है। अज्यूम यस सर। करते हैं कि वो टॉप क्वालिटी टीचर अवेलेबल है कोई स्कूल में। यस सर। मुझे बताइए, क्या वो एक अकेला टीचर, या सपोज हमारे पास 10 टीचर्स है ऐसे टॉप क्वालिटी एक ही स्कूल में, तो भी क्या वो हर एक स्टूडेंट के पास डेली बेसिस पे उनको क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, उनको घर पर भी हेल्प कर सकते हैं, रात में भी अगर उनको डाउट है तो भी उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल ह्यूमनली है मैम? नहीं सर। ये नहीं पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो सर, नहीं। यहाँ पर हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये जो बच्चे का प्रॉब्लम है, जहां पर उसके पास एक टीचर 24/7 अवेलेबल नहीं है, राइट? एट द करेक्ट। सेम टाइम, प्रियंका मैम, मैं यस सर। आपको कुछ साल पहले आपके स्कूल में लेके जाना चाहूंगा, ठीक है? यस सर। और यस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? बिंदास वाले स्टूडेंट थे या थोड़े से शर्मीले स्टूडेंट थे? नहीं सर, बिंदास वाली सर। बिंदास वाले मस्त, लवली। तो प्रियंका मैम और मैं, हम लोग सेम बोट पे है, क्योंकि मैं भी बिंदास वाला स्टूडेंट था। कुछ भी डाउट्स बिंदास। वगैरह अगर होता था ना तो मैं पूछ लेता था। पर पूछ प्रियंका लेते मैम, आपको थे। क्या हाँ। लगता है कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्या 50 में से यस सर। 30 बच्चे भी दिल खोलकर अपना डाउट पूछ पाते होंगे? नहीं सर, नहीं पूछते। नहीं नहीं पूछते। पूछते। नहीं एक पूछते तो सर। एक तो वो शर्मा जाते हैं घबरा कि जाते हैं यार सर। घबरा मैं जाते कैसे पूछूं, घबरा जाते हैं। टीचर घबरा से भी जाते घबराते हैं, कभी कभी, कभी कभी दूसरे बच्चों से घबराते हैं कि अगर कुछ गलत पूछ लिया, हैं। हाँ, है कुछ ना, झूठ निकला तो ये हो जाएगा ऐसे। कुछ इसलिए गलत तो निकल गया, बच्चे हंस देंगे या कुछ हो जाएगा, राइट? हो तो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे का डाउट धरा के धरा रह जाता हम्म। है, राइट? तो ये सब ये प्रॉब्लम्स है जो बच्चे फेस करते हैं, ये आप सभी लोगों को अंडरस्टैंड करना है। तो यस सर। प्रॉब्लम्स अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहला तो कि स्कूल लेवल पर क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशनल लेवल पर करंटली क्या प्रॉब्लम है, और बच्चों के छोटे छोटे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जिसमें से यस। एक हमने देख लिया कि बच्चे दिल खोल के डाउट नहीं पूछ पाते हैं क्लास में, या जितने बार मर्जी उनको टीचर अगर चाहिए तो टीचर उनके पास नहीं हो पाता है। तो ये जो सर। प्रॉब्लम है कि उनके पास टीचर नहीं है 24/7, ये भी प्रॉब्लम हम एड्यूटेक में सॉल्व करेंगे। यस बच्चे सर। के डाउट्स बच्चा बार बार नहीं पूछ सकता है, वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। यस सुबह सर। में चाहिए, रात में चाहिए, शाम में चाहिए, 10 बार चाहिए, वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। यस ठीक है? सर। तो ये सारे यस। प्रॉब्लम्स हमारे पास सॉल्व करने की क्षमता है। वी हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, राइट? यस। ये थैंक कुछ यू। प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया। अब यस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रियंका यस मैम, सर। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर से मैं आपको स्कूल में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक। प्रियंका मैम, सबसे पहला चीज, क्या आप कंफर्टेबल हो आपके 10th के मार्क्स हमको बताने के लिए, परसेंटेज? हम्म। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई मत बताइए। हाँ। तो अभी अभी मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यस सर। सपोज मैं आपका टीचर हूँ, सपोज मतलब एक XYZ, मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं हूँ तो आप बोलेगे यस, सब समझ में आ रहा है मुझे। आज के तो है ना। आज के तो नॉर्मल टीचर ही हो ना। हाँ, यस। तो वो तो है। तो आप समझ लीजिए कि आपके एक टीचर थे स्कूल में, राइट? यस। और वो आपके जो टीचर थे, सपोज आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हाँ, पढ़ा रही थी भूगोल का। सपोज भूगोल का, ठीक है, भूगोल भूगोल, का। हाँ। तो भूगोल का आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज उन्होंने आपको 1 घंटा पढ़ाया। हाँ, ठीक है सर। आपको क्या लगता है कि वो 1 घंटा उन्होंने जितना पढ़ाया, उसमें हम्म। से सपोज 100% हम कंसिडर करते हैं, 100%, तो यस उसमें से सर। कितना परसेंटेज आपको लगता है कि आपको समझ में आया होगा? 40%, ज्यादा नहीं तीस सर। 40% अज्यूम करते हैं मैम, चलो अज्यूम करते हैं, अज्यूम करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दिन अज्यूम रात करते हैं कि आप 80% समझ पाते हो। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा हम्म। खुश हो जाएंगे हम लोग, ठीक है? ठीक तो अज्यूम है। करते हैं कि आप 80% समझ पाते हो, ठीक है? मुझे बताइए कि वो 80% जो आप क्लास में समझ पाए हो, ठीक है घर सर। पहुंचते पहुंचते वो 80% में से कितना बचेगा? 50%। 50%, सही कह रहे हो आप। हंड्रेड ठीक है। परसेंट राइट कह रहे हो आप। हाँ। तो 80% में से हो सकता है किसी बच्चे का 70% बचा हो, किसी किसी का बच्चे का 60% बचा हो, किसी का 50, किसी का 20% बचा हो। तो 20%। एवरेज जैसा आपने कहा, हम 50% कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सर। अब अज्यूम करते हैं मैम, प्रियंका मैम, कि वो हम्म। बच्चे ने, यानी कि आपने, हम्म। वही टॉपिक को अगला 1 हफ्ता पढ़ा ही नहीं। हम्म। तो सब के सब भूल जाएंगे सर, कुछ नहीं रह सबके सब भूल जाएंगे। जाएगा। चलिए फिर भी कंसिडर करते हैं मैम कि 10% आपको याद रहेगा, याद रहेंगे, राइट? हाँ। सो अब ये अगर 10% आपको याद रह गया,
यस सर। बट आपने फिर भी उसको एग्जाम तक अगर पढ़ाई नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सबके सब भूल जाऊंगी, फिर कुछ नहीं याद सब के सब भूल रहेगा। जाएंगे, करेक्ट। तो करनी अभी पड़ेगी। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं ना मैम, यस कि सर। बच्चों के पास राइट अप्रोच नहीं है कि हाँ पढ़ाई को किस तरह से हमें करनी चाहिए। हाँ हाँ। वो करना चाहते हैं। हाँ, करना चाहते हैं पर पढ़ नहीं सकती। अभी फॉर एग्जाम्पल हम्म। प्रियंका मैम, आपको अगर स्विमिंग करना है, आप करना चाहते हो, करना चाहती बट हैं। आपको मैंने पानी में अगर डाल दिया तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाऊंगी सर, नीचे डूब जाऊंगी। यस, मुझे आपको तरीका सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, राइट। तो एक कोचिंग की जरूरत है। यस सर। एक तो टीचर है। पढ़ाई में भी तरीका बताने का, कब रिवीजन होना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, वो सब चीजें होनी। इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना प्रियंका मैम? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ। हम्म। यस। हम्म। हाँ, तो अभी मैं बात करना चाहूंगा, सुभाष सर आपसे बात कर सकता हूँ? यस सर। हाय सर, हाय। तो थैंक सर यू। अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, तो जिसमें से हमें ये समझ में आया कि बच्चों के पास अप्रोच ही नहीं होता है कैसे पढ़ाई करना है, राइट। जी तो जब बच्चे, ऐसा होता है कि स्कूल में समझ में नहीं आता है तो ट्यूशंस में चले जाते हैं, जी राइट। जी तो जी। अब वो ट्यूशंस में जब जाते हैं ना, आपके हिसाब से सुभाष सर, आपको क्या लगता है कि अगर एरिया में 100 ट्यूशंस है तो उसमें से कितने परसेंटेज ट्यूशंस ऐसे होंगे जहां के टीचर्स जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे? 20%, 30%। 30%? जी। हाँ, अज्यूम कर लेते हैं हम कि 30% तो अच्छे होंगे, जी राइट। तो ये 30% जो टीचर्स अच्छे भी होते हैं ना, यहाँ पर होता क्या है कि पेरेंट्स के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या अप्रोच हो रहा है। हाँ, मार्क्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई डेफिनेटली अच्छी हो रही होगी, इसलिए मेरा बेटा अच्छा या मेरी बेटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट काफी हद तक ट्यूशंस में क्या हो रहा है ये हमको समझ में नहीं आता। लेकिन जी जब मैं ट्यूशंस की बात करता हूं, तो जो अच्छे ट्यूशंस होते हैं, अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं, वहां पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज कॉस्ट, मनी। बिल्कुल। राइट। तो सुभाष सर, आपके यहाँ पर एरिया, आप कहाँ से हो सुभाष सर? जी इंदौर। इंदौर से हो सर। वहां पर एक कोचिंग क्लासेस का एवरेज फीस कितना होगा? लगभग 30। 30,000? 30,000 यस ये सर। मिनिमम है सर, एक एक ग्रेड का मिनिमम मिनिमम। होता ही है इतना। ये सर। मिनिमम। तो अगर अगर मैं आपको बोलूँ ना, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर यस। अगर आप ट्यूशंस, घर के ट्यूशंस की भी अगर बात करें ना, तो पर मंथ 2,000 से तो स्टार्ट होता ही है, मिनिमम। हाँ, घर के मैं तो मैं सर मैं इतने मैथ ही। साइंस की बात कर रहा हूँ, मैथ साइंस की बात कर रहा बिल्कुल हूँ, सारे हाँ, सब्जेक्ट्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, यस सर। सिर्फ मैथ साइंस की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने काफी लोगों को देखा हूँ जो सिर्फ मैथ्स का भी दस हाँ। हजार रुपया लेते हैं पूरे पूरे महीने का। यस। ठीक है, खैर। खैर, तो मैं मिनिमम 2,000 रुपीज कंसिडर करता हूँ। तो ये 2,000 रुपीज को भी अगर मैं 12 महीने से मल्टीप्लाई करूँ तो प्राइस हो जाता है 24। 24,000, राइट। तो सुभाष सर, ये 24,000 में पहली बार टीचर क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं वो हमको नहीं पता। टीचर ट्वेंटी फोर सही। सेवन अवेलेबल है कि नहीं है ट्यूशन का? हम्म, नहीं है। नहीं। तो अगेन ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बीच में। तो अब हम्म, तक हम क्या देख रहे थे कि बच्चे एक स्कूल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, और ट्यूशन लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ये सारे यस। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम एडुटेक में प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं वो यस ऑब्वियसली सर। आपको पता भी होगा, अभी हम और डिस्कस भी करेंगे, बट पेरेंट तक कैसे हम्म, बात करनी है ये हमको अंडरस्टैंड करना है आज के, कैसे अप्रोच करना है। तो जब आप पेरेंट के पास जाएंगे ना आप सब लोग, तो आपको सबसे पहले बच्चों से बात करना है। और बात यस सर। करते समय सबसे पहले पूछना है कि आपका एजुकेशनल जर्नी कैसा जा रहा हम्म। है, आर यू एंजॉयिंग इट, क्योंकि अल्टीमेटली एंजॉयमेंट भी जरूरी है, राइट। तो यस। काफी बच्चे ऐसे, 80 से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं मजा आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ बच्चे होंगे जिनको जी। डेफिनेटली मजा आ रहा है। यस। ये सर। सो ये जब हमने उनको पूछा तो वो काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जनरल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, राइट। हम्म, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स माने क्या, कि फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स है फॉर एग्जांपल, तो मैथ्स में मुझे वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आते। फिर उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि मैथ्स में मुझे वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आते हैं, मुझे यस। फॉर्मूला याद नहीं रहता है, हम्म, राइट। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है मुझे नहीं पता, मैं मुझे आंसर्स नहीं को पता। लिख नहीं पाता हूं। तो ऐसे हम्म, टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे।
तो ये प्रॉब्लम्स जब आ जाएंगे हमारे सामने, तब हम क्या करेंगे ना, हम दो चीजें करेंगे। पहला चीज, हम बच्चे को ये बताएंगे कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या जरूरी है, और आप बच्चे को और पेरेंट को ये रियलाइज कराएंगे कि अब तक आप क्या नहीं कर रहे थे, और अभी से आपको क्या करना है टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। और आपको ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा, जैसे मैं आप सबको अभी कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं। अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, ये रामबाण है बच्चों के अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है? तो सुभाष सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और हम अभी ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि बच्चे को मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। सो अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो आपने उनसे प्रॉब्लम्स पूछ लिया, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बता दिए। आप उनको ये रियलाइज करवाएंगे कि भाई साहब, अब तक आप जो कर रहे थे ना, उसमें ये प्रॉब्लम है। हो सके तो आप उनसे पूछे भी क्या पढ़ाई कैसी करते हो, राइट? मेजोरिटी ऑफ द केसेस में उनके पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा, राइट? कुछ केसेस में पढ़ने का तरीका सही होगा। अगर सही तरीका भी है ना, तो ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूं ना, ये उनके अप्रोच को चैनलाइज करेगा। मतलब उनको ये साइंटिफिकली नहीं पता है, वो बस कर रहे हैं और सही तरीके से हो रहा है और मार्क्स आ रहे हैं। आप जब ये बताएंगे तो उनको साइंटिफिकली समझ में आएगा, अच्छा ऐसे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, अब से मैं ये भी करूंगा, राइट? तो अभी चार फंडामेंटल्स होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों के दिल में, दिमाग में, दिलो दिमाग में, आंखों में, जबान पर, ये चार फैक्टर्स, कभी भी अगर कोई आपसे पूछे, रात में 3 बजे भी उठाकर कोई आपसे पूछे, तो ये चार फैक्टर्स आप सभी को याद होने चाहिए कि बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो भाई साहब क्या करने की जरूरत है। बच्चे को आपको बोलना है कॉन्फिडेंटली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रही हूं, जैसा मैं बता रहा हूं वो आपको फॉलो करना है, मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो बच्चा बोलेगा क्या करना है, आपको चार फंडामेंटल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला फंडामेंटल है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? पहले मैं चारों फंडामेंटल नहीं, तीन फंडामेंटल आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद चौथा फंडामेंटल बताऊंगा। ठीक है? एक एक के ऊपर बात करेंगे। और कौन है जो मेरे साथ डिस्कशन डिस्कशन करना चाहेगा? यस, निर्मला मैम। हाय निर्मला मैम। निर्मला मैम, मैं आपसे अभी एक ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो शायद यहाँ पर किसी को भी इसका आंसर नहीं आता होगा, शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है? और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को नहीं आए, ताकि मैं जो पॉइंट प्रूव करना चाहता हूं वो प्रूव हो जाए। ठीक है ना? तो निर्मला मैम, कैन यू टेल मी व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? है ना? आपने काफी साल पहले पढ़ा भी होगा, तो शायद उसका स्टेटमेंट एग्जैक्ट आपको याद नहीं होगा। Every action is equal to a हाँ, reaction. दैट्स अ रियली गुड ट्राई मैम, अमेजिंग ट्राई। लेकिन ये थर्ड लॉ ऑफ Or मोशन। a body at rest remains in a rest अगेन until सुपर ट्राई मैम, सुपर ट्राई, बट दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बट एटलीस्ट मैम आपको फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ आता है, बीच का मैं बता दूंगा, सैंडविच कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है? तो अभी मैं क्या करने वाला हूं ना निर्मला मैम, मैं आप सभी को नॉलेज देने वाला हूं ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुझे नहीं पता, बट मैं नॉलेज देने वाला हूं। एंड द नॉलेज इज the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of the force. तो ये मैंने नॉलेज दे दिया। मैं आपको अगर 5 मिनट दूं याद करने के लिए, तो याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? या 10 मिनट दूं या 15 मिनट दूं, तो याद कर सकते हैं सब लोग के नहीं कर सकते? क्या लगता है निर्मला मैम? नहीं। हाँ, हो जाएगा मैम, रट्टा मारूंगे ना अगर आप ऐसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, तो 15-20 मिनट में या आधे घंटे पर में याद तो हो जाए। भूलेंगे भी फास्ट। सॉरी सॉरी। फास्ट भूल भी जाएंगे। हाँ, वो तो है, वो तो है, वो तो है। तो अभी यहाँ पर मेरे बोलने का मतलब क्या है ना, कि मैंने आपको नॉलेज तो दे दिया हूं, बट आपको समझ में नहीं आया। तो नॉलेज एक अलग एस्पेक्ट होता है लर्निंग का, और उसको समझना एक अलग एस्पेक्ट होता है लर्निंग का। एंड दे बोथ वॉक हैंड इन हैंड।
तो अगर ये दोनों चीज प्रॉपरली होती है ना, तो बच्चे का पहला स्टेप सक्सेसफुल। तो बच्चे ने पहला फंडामेंटल पार कर लिया, अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, दैट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए मैं सबको ये बता रहा हूं कि सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये हो गया सबसे पहला फंडामेंटल। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरे अगले पॉइंट में आपको समझ में आएगा। सब लोग लिख लीजिए। पहला पॉइंट है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो पहला पॉइंट है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। निर्मला मैम, आपके आसपास में जब भी बच्चे होंगे वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अक्सर आपने उनसे एक चीज कही होगी कि लिखकर प्रैक्टिस करो, लिखकर प्रैक्टिस करो, लिखकर प्रैक्टिस करो, राइट? तो लिखकर प्रैक्टिस करने के लिए आप जो कहते हो बच्चों को, दिस इज अ साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग। आपको ये इसके टर्म शायद पता नहीं रहेंगे, आज पता चल जाएंगे। बट मैं आपको बताता हूं कि क्यों आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बोलते थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? निर्मला मैम, इज देयर एनी प्लेस आपके आसपास में जहां पर आप फ्रीक्वेंटली जाते हो, मतलब बहुत ज्यादा बार जाते हो? Grocery store. ग्रोसरी स्टोर, राइट? सो निर्मला मैम, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप और मैं आपके घर से ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं बात करते करते, राइट? तो आपको क्या लगता है, बात करते करते हमें कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा अरे राइट लेना चाहिए कि लेफ्ट कर लेना चाहिए, या बात करते करते हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे? आराम से पहुंच जाए। आराम से पहुंच जाएंगे, राइट? ये क्यों हो रहा है ना, क्योंकि ये रास्ता, क्योंकि हमने बार बार तय किया है, इसीलिए वो हमारे मसल मेमोरी में स्टोर हो गया, राइट? सो द टर्म एवरीबडी इज मसल मेमोरी। तो जब मैंने आपको अभी लिखने के लिए बोला ना, वो इसीलिए बोला क्योंकि जब आप लिखोगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो आपका ब्रेन और आपका हाथ साइमल्टेनियसली वर्क करेगा इन कॉम्बिनेशन। तो जब वो इन कॉम्बिनेशन काम करता है ना, तो ऐसे मेमोरी को हम बोलते हैं मसल मेमोरी। तो एक होती है हमारी नॉर्मल मेमोरी, एक होती है मसल मेमोरी। तो हमें क्या करना है, बच्चों को उनके आंसर्स को उनके मसल मेमोरी में स्टोर करवाना है। तो बच्चे ने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ले लिया, राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज ये राइटिंग प्रैक्टिस बिना देखे होनी चाहिए। आप सभी एजुकेशनल काउंसिलर्स को मैं ये बता के रख रहा हूं कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि राइटिंग प्रैक्टिस देखकर भी करे तो भी चलेगा, आप कहना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलिए कुछ तो दिमाग में जाएगा, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो बिना देखे ही करना है, वरना टाइम वेस्ट होता है, राइट? तो पहले याद करना है, याद करने के बाद बिना देखे राइटिंग प्रैक्टिस करना है। सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट होके ये आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये मैं 10 साल की एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, ठीक है? एंड 10 साल में नॉर्मली टीचर्स कैसे करते हैं, नॉर्मली टीचर्स टीच वंस और 5 टाइम्स मैक्स वन टॉपिक इन अ ईयर। मैं एक साल में एक ही ग्रेड के कम से कम 30 से 35 बैचेस में पढ़ाता था, राइट? सो आप कह सकते हो कि एक साल में अगर 35 बैच है तो 35 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर कर सकते हैं। आई नो थोड़ा सा वेग है, बट लेकिन क्योंकि 35 बैचेस में 35 टाइप के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? तो वो एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तो इसीलिए आप लोग दिल ठोक के एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस करना है बिना देखे करो, राइट? सो निर्मला मैम, डू यू नो फॉर अ फैक्ट दैट एवरी डे वी लूज सर्टन अमाउंट ऑफ मेमोरी? Sure. हम Yeah. डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ भूलते हैं। ये जो हम भूलते हैं ना चीजें, ये कुदरत का, ये खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से हमारे लिए एक बून है, मतलब हमारे लिए अच्छा है। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि हम चीजें भूल रहे और हमारे लिए अच्छा कैसे है? हमारे लिए अच्छा इसीलिए है क्योंकि हमारी लाइफ में काफी सारी बुरी चीजें भी होती है। तो भगवान चाहते हैं कि हम बुरी चीजों को भूल जाए, बट हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, बुरी चीजों को रिवाइज करते रहते हैं, अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है। बट हमको क्या करना होता है, अगर हम कोई आंसर पढ़ते हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चे अगर कोई आंसर करते हैं, आंसर पढ़ते हैं, तो उनको याद हो जाता है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज याद करना, लर्निंग, याद करना। दूसरा होता है याद रखना।
जिसको बोलते हैं रिटेंशन, राइट। ये टर्म्स आप लोग यूज कर सकते हैं जब आप काउंसलिंग करेंगे तो। एक होता है याद करना, लर्निंग। दूसरा होता है याद रखना, दैट इज रिटेंशन। तो बच्चों का सिर्फ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। अभी कोई कोई पूछेगा तो मतलब 50-50% होता है क्या? 50% डिपेंड करता है कि लर्न करने पे, 50% डिपेंड करता है याद रखने पे? नहीं, 100% याद करना, 100% याद रखना, दोनों का अपना अपना 100% इंपॉर्टेंस है, राइट। तो अब याद रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा तीसरा फंडामेंटल, दैट इज रिवीजन, राइट। तो आप लोग बच्चों को एक स्ट्रैटेजी दे सकते हो रिवीजन की। सबसे पहले तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, फिर मैं आपको एक मस्त स्ट्रैटेजी बताता हूं जो आप बच्चों को यूज कर सकते हो बच्चों के लिए। जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट। यस, सो मैं जो स्ट्रैटेजी अभी दे रहा हूं ना, बच्चा हमसे प्रोडक्ट ले या ना ले, हम जिस बच्चे को काउंसिल करेंगे, हमें सच्चे दिल से काउंसिल करना है कि भाई ये बच्चे से आज जब मैं बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूं ना, तो ये बच्चे का भला होना चाहिए, भले वो हमारा प्रोडक्ट ना ले। तो आप उनको स्ट्रैटेजी दोगे और बोलोगे दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज 147 स्ट्रैटेजी। ना व्हाट इज 147, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग लिख लीजिए रिवीजन के बाजू में 147 स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज दिस 147 स्ट्रैटेजी? सो निर्मला मैम, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसमें हम क्या कहते हैं, यू लर्न ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑल्सो रिवाइज ऑन द फर्स्ट डे। तो उसके बीच में गैप होना चाहिए। मतलब अगर लर्न कर लिया लेट्स से फॉर एग्जांपल शाम में, तो रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। फिर यू रिवाइज इट ऑन द फोर्थ डे, यस, एंड देन अगेन यू रिवाइज इट ऑन द सेवेंथ डे। अभी जब मैं ऑफलाइन सेशंस कंडक्ट करता हूं ना, तो मैं रिवीजन के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट और स्पेंड करता हूं, और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रिवीजन का तरीका कैसे होना चाहिए, बच्चे क्या गलती करते हैं। फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जब हमारे ऑफलाइन सेशंस होंगे तब हम लोग ट्राई करेंगे इसके अंदर और डीप जाने का, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया रिवीजन का, 147 स्ट्रैटेजी आप इनको दे सकते हैं। अब बच्चे ने कितना अच्छे से नॉलेज ले लिया, कितना अच्छे से उसने राइटिंग प्रैक्टिस किया, और कितना अच्छे से उसने रिवाइज किया, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम बच्चे का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इसीलिए जो चौथा फंडामेंटल है, दैट इज टेस्टिंग, राइट। सो ये फोर फंडामेंटल्स। ऐसे ही हेलो, यस मैम। हम लोग उसको स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। वाओ, स्पेस रेपिटेशन। स्पेस्ड रिपीटिशन, या हाँ, कि इतने इतने स्पेस के बाद यू हैव टू रिवाइज। आई गेट इट मैम, आई गेट इट। सो दिस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली डायनामिक, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता है, बट ये एक जनरल थंब रूल है कि 147 अगर किसी को है तो यूज कर सकते हैं। किसी किसी के लिए 158 हो जाता है, किसी किसी के लिए 123 भी होता है क्योंकि वो जल्दी भूल जाते हैं, किसी किसी के लिए 1510 भी होता है। तो बच्चे के हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं, इट इज डायनामिक इन नेचर। ओके, थैंक यू सो मच निर्मला मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक अभी यू। और कौन नेक्स्ट बात करना चाहेगा? जवान सर। हेलो सर। हाय सर, हाय। सर, अब तक जो सेशन हमारा हुआ है, आपको सब सही लग रहा है? यस यस यस, आई मीन आपने बहुत अच्छे तरह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपने अच्छे से क्लियरली मेंशन किए कि क्या क्या है एग्जैक्टली, और वो जेन्यून है। और उसके सोल्यूशन भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि ये स्टेप बाय स्टेप ही होनी चाहिए, क्योंकि जी। अगर हम डायरेक्टली किसी से बात करेंगे तो हम्म। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड देम टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि हम करेक्ट। जाएंगे तो डायरेक्टली कोई हमारी बात सुनेगा तो नहीं। करेक्ट। वी हैव टू लिसन, आई मीन हाँ, लिसनिंग इज द प्राइम स्किल, क्योंकि तभी एब्सोल्युटली। क्वेश्चन पूछेंगे सामने से तभी हम उसको आंसर देंगे। हम डायरेक्टली हमारा जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं लगेगा ये रहेगा। सेम
वो सेमी पर्सन आया सेल है, करने वो आया है, खुद का ही यस। अपना ये करेगा, तो हम्म। नो वन केयर अबाउट, करेक्ट। इवन दो दिस इज द गुड प्रोडक्ट, इवन दो नो वन यस। इंटरेस्टेड। सो आपने हम्म। सही से बोला कि ये फंडामेंटल जो है वो सही से ही हमने बताना चाहिए। जी 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 राइट। सर, यस। तो हमने बच्चे के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए। करेक्ट। प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हमने उनको बताया कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। अभी करेक्ट। ये 4 पॉइंट्स फिर हम बच्चे को बता देंगे कि ये 4 फंडामेंटल्स जरूरी होते हैं, राइट। जिसके लिए हमारा प्रोडक्ट आपके सामने है। करेक्ट। करेक्ट। अब ये हमारा प्रोडक्ट ये 4 फंडामेंटल के बेसिस पे कैसे रन करता है, या कैसे 4 फंडामेंटल्स को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, ये हम बहुत ही ब्रीफली बता देंगे। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन, इनफैक्ट टेस्टिंग के लिए भी हमारे जो क्यूआर बुक्स है, those हम्म। QR books are self sufficient for all these 4 parameters। बट फिर भी हम टेस्टिंग के लिए कुछ अलग करते हैं, वो हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे, राइट। ओके। तो ओके। ये बुक्स कैसे हेल्प करते हैं ये 4 फंडामेंटल्स के लिए। तो जब बुक आप ओपन करेंगे, बुक ओपन करने के बाद यू विल सी समथिंग समथिंग लाइक दिस, ओके। राइट। ओके। जहां पर स्टूडेंट्स विल सी अ क्यूआर कोड हर कॉन्सेप्ट के बाजू में, हम्म। और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके बाजू में भी क्यूआर कोड दिखेंगे। तो ओके। हमको बुक को ये 4 फंडामेंटल से रिलेट करना है। हम्म। तो पहला फंडामेंटल आप बच्चे को पूछेंगे, बता पहला फंडामेंटल क्या था, तो बच्चा बोलेगा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। राइट। करेक्ट। तो अब करेक्ट। बुक से तुझे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगा, ये क्यूआर कोड स्कैन करके। तो आप बच्चे को करेक्ट। डेमो दिखाओगे, देख पहले वीडियो देख ले भाई। ओके। तो आप वेट करेंगे बच्चे के वीडियो देखने का। हम्म। 100% या चलो 95% चांसेस है कि उसको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस राइट। वैसे, राइट। राइट। तो राइट। उसको समझ में आ गया। तो उसको बोलना है कि भाई जब ये वीडियो देखते हैं ना, तो हाँ। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आ तो जाता है, बट यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। राइट। इसके राइट। बाद बच्चे को क्या करना है, इसके बाद बच्चे को पहले खुद से सोचना है कि जो देखा उसमें क्या क्या था, उसको करेक्ट। करेक्ट। समराइज करेक्ट। करना है, करेक्ट। राइट। करेक्ट। अगर वो क्वेश्चन आंसर है, हम्म। तो वो क्वेश्चन आंसर के पॉइंटर्स जो है, वो हम्म। पॉइंटर्स पहले खुद से सोचने हैं और उस हम्म। आंसर्स को याद करना है। वीडियो देखने राइट। के बाद काम खत्म नहीं हो गया, आंसर राइट। को राइट। याद करना है। अच्छा, राइट। अब उसको आप पूछोगे चलो तूने याद कर लिया, हाँ। अब सेकंड फंडामेंटल क्या बोलता है, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस। फिर आप हाँ। बच्चे को पूछोगे राइटिंग प्रैक्टिस जो तू करेगा, वो तू हाँ, देखकर करेगा कि बिना देखकर करेगा। वो ऑब्वियसली देख कर ही करेंगे। हाँ, लेकिन वो आपको करेंगे। बच्चे को क्या हेल्प करना है, उसको उसको क्या बताना है, बिना देखे बिना करेंगे। देखे, और बिना उसको देखे। इंपॉर्टेंस बताना है। सिर्फ 1 मिनट ना, राइट। सिर्फ 1 मिनट। यस, सॉरी। हाँ, तो उसको आपको इंपॉर्टेंस बताना है कि क्यों बिना हम्म। देखे करना है, और वो हमारा जो मसल मेमोरी वाला पॉइंट है वो। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, और उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। सोल्यूशन तो बता दिया हूँ, बट वो प्रॉब्लम क्या है। चौहान सर, आपने कभी बच्चों से ये सुना है कि मुझे तो सब कुछ आता था, लेकिन मेरा पेपर टाइम पर खत्म ही नहीं हुआ। राइट। राइट, वो भूल जाते हैं, भूल जाते हाँ, तो अभी हैं। इसमें होता क्या है ना, कि बच्चे को वाकई में सब कुछ आता है, हम्म। बट वो पेपर खत्म नहीं कर पाता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम्म। इसका इसका जो मेन जड़ है ना, जड़ ये प्रॉब्लम की, हम्म। वो क्या है। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। करेक्ट। करेक्ट। मैं लेकिन उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। हम्म। मेरा सोचना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करेक्ट। करेक्ट। तो अब बच्चे करते क्या है ना सर, जब आप उनको बोलेंगे ना लिखने के लिए, तो वो लोग ऐसा 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 कॉम्प्लेसेंट होके लिखेंगे। हम्म। ठीक है, तो कॉम्प्लेसेंट होके लिखेंगे तो बच्चे को आदत क्या है, कॉम्प्लेसेंट होके लिखने की। करेक्ट। लेकिन जब एग्जाम आता है तो वो लोग खूबसूरती से लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। 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 जिसकी वजह से टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता टाइम। है। राइट। राइट। फिर समझ में आता है, अरे बाप रे लेट हो रहा है, फिर धनाधन 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 स्टार्ट करते राइट। हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बच्चे को एक और चीज, मतलब हर जगह पर ये फिट नहीं होगा, हाँ। बट हाँ। एक साइंटिफिक फैक्ट है, हम्म। योर हैंड राइटिंग डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ योर माइंड। मतलब आप किस तरह से लिख रहे हो ना, वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को राइट। बताता है। राइट। मतलब राइट। आप अगर राइट। सुस्ती में हो, तो आप ऐसे हाँ। हाँ। सुस्ती हाँ। में लिखोगे।
आप राइट एकदम अलर्ट हो तो आप एकदम अच्छे से लिखोगे। राइट तो हैंड राइटिंग से बच्चे का ही नहीं, किसी का भी हाँ 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 आप वो पॉइंट पे स्टेट ऑफ माइंड क्या ये पकड़ सकते हैं। तो राइट ये राइट जरूरी नहीं है कि बच्चे के सामने बोलना ही है, बट आपको लगता है कि बहुत स्मार्ट फैमिली है या स्मार्ट बच्चा है ना, तो हाँ आप हाँ ये वाले पॉइंट्स वहां पर यूज कर सकते हैं। राइट, सो एक राइट राइट इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि यार हाँ ये जो राइट है राइट वो राइट राइट वाकई में ये चीजें जानते हैं। राइट, राइट तो ये हो गया राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। करेक्ट करेक्ट फिर आप बच्चे से पूछेंगे कि अभी सपोज तू नॉर्मली जब पढ़ाई करता है और अगर ऐसा तूने एक दिन पे कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट तू कब लेता है इसको। रिवीजन उनका राइट हाँ, तो वो बोलेगा इतने दिन के बाद, इतने दिन के बाद या एग्जाम के बाद। राइट अगर वो वाकई में सही कर रहा है, आपको अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं करेक्ट कि मैं बताऊंगा तुझे, नहीं, बच्चे को अगर आता है हाँ यस वेरी गुड यार, तू तो बहुत अच्छा हाँ कर रहा है। तो हाँ अभी लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, तूने पहला पॉइंट सही कर लिया, दूसरा पॉइंट सही कर लिया, करेक्ट तीसरा पॉइंट सही कर लिया, अब राइट तुझे चौथे पॉइंट की भी जरूरत है, और वो करेक्ट है टेस्टिंग। करेक्ट तो अब करेक्ट टेस्टिंग के लिए बुक भी सफिशिएंट है। कैसे, ये मैं हम्म खाली रन करता हूँ कि इसे इस तरह से स्कैन कर सकते हैं, हम्म हम्म, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्कैन होते हैं, इस तरह से आते हैं। राइट, तो ठीक अभी आई एम सो सॉरी एवरीबडी, मैं शायद और 10 मिनट लूंगा आप लोगों का। आई नो 9 बजे खत्म करना था, बट एक 10 मिनट में और एक्सटेंड करूंगा। प्लीज प्लीज आप लोग सभी लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो। हाँ, तो अभी मैंने कहा कि 3 पॉइंट हो गए बच्चे के, अब ये हम्म चौथा पॉइंट जो है वो कैसे करना है। तो आपको क्या बताना है कि हमारे बुक में चौथे पॉइंट के लिए हर चैप्टर के एंड में देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्मार्ट असेसमेंट। हम्म तो आप सभी लोग ये वर्ड यूज करेंगे स्मार्ट असेसमेंट। अब ये स्मार्ट असेसमेंट क्या है, ये जो स्मार्ट असेसमेंट है, बच्चे को क्या करना है, हमारे ऐप से स्कैन करना है, वहां पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आएगा, अप्रोक्सीमेटली 20-30 क्वेश्चंस होंगे उसमें। बच्चे को वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू टेस्ट। फिर बच्चे ने सपोज सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद उसे एक रिपोर्ट मिलेगा कि उसने कौन से क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए। बट ओके अभी इसके लिए भी स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट क्यों है, आप ये हम्म देख रहे हैं यहाँ पे कि जहां पर भी बच्चे को रॉन्ग मिला है, वहां राइट पर एक राइट व्यू ऑप्शन आया है। व्यू आ रहा है अब बच्चा क्या करेगा, व्यू पे क्लिक करेगा और हम्म इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो है ना, हम्म उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो अब करेक्ट बच्चे का करेक्ट डाउट तभी के तभी क्लियर हो सकता है। करेक्ट सो करेक्ट दिस इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट असेसमेंट। राइट, करेक्ट तो इस तरह से हमारी बुक ही सेल्फ सफिशिएंट है ये चारों पॉइंटर्स को केटर करने के लिए। हम्म लेकिन फिर भी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे का हम्म टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, बच्चा खुद से कर सकता है, बट हम्म हमने ये नोटिस किया है कि अगर टेस्टिंग के दौरान पे एक टीचर अगर साथ में हो हैंड होल्ड करने के लिए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट इसीलिए हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट को इवॉल्व किया, और प्रोडक्ट को इवॉल्व करके वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज द बैटल ऑफ ब्रेन्स, विच इज नथिंग बट द लाइव क्विजेस दैट वी कंडक्ट। तो अभी चौहान सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, और कोई है जो अभी डिस्कस करना चाहेगा मेरे साथ। हाँ, यस, मनमोहन सर। हाय Yes, सर। sir. Hello. मनमोहन सर, Yeah. फ्यू क्वेश्चंस। राइट, मतलब क्वेश्चन मतलब बात कर रहे हैं हम लोग, जस्ट नथिंग इज राइट नथिंग इज रॉन्ग। Yes. अज्यूम करते हैं कि देर इज अ कोचिंग क्लासेस, ठीक है, Okay. और Yeah. देर इज अ टेस्ट बीइंग कंडक्टेड इन द कोचिंग क्लास। Okay. तो ये टेस्ट अगर कंडक्ट होता है कोचिंग क्लास में, तो वो कोचिंग क्लास का जो क्वेश्चन आंसर पेपर चेक होगा और बच्चे को मिलेगा, उसके दौरान में कितने डेज हो सकते हैं। आपको क्या लगता है बच्चे को कब वो पेपर चेक करके मिलेगा। At the earliest next day हो सकता है, otherwise 2 or 3 days gap हो सकता है. हाँ, सो इट It कैन इधर depends बी on the नेक्स्ट डे। number of students. हाँ. करेक्ट सर, करेक्ट, Number of एब्सोल्युटली students. Yeah. करेक्ट। सो फर्स्ट Yeah. इज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर डिपेंड करेगा कि उनका चेकर अवेलेबल है कि नहीं है। Yeah. राइट, Definitely. सो Yeah. इट मे डिफर फ्रॉम 1 day, Hmm. sometimes it also takes 6 to 7 days, we'll take Okay. average 4 days, Yeah. we'll take average Yes. 4 days। Yes, sir. So Manmohan sir, who Yes, checks sir. the answer sheets of these children, इन इन बच्चों की आंसर शीट चेक कौन करता है।
आपको क्या लगता है कौन करता होगा? हेलो सर, शायद कट हो गया कॉल। ओके, 5 सेकेंड वेट करते हैं, वरना फिर हुसैन सर। यस हुसैन सर। हाँ सर। हाय सर। हाँ सर। सर कंटिन्यू करते मनमोहन सर से जो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो ये जो बच्चों के पेपर्स होंगे जो क्लासेस में या ट्यूशंस में चेक होंगे, वो कौन करेगा चेक? ज्यादातर टीचर ही करते हैं सर। टीचर ही करते हैं डेफिनेटली। तो या तो टीचर करेंगे या कोई चेकर्स होंगे जो भी कैपेबल होंगे उसको चेक करने के लिए। तो अभी यहाँ पर हमें क्या समझना है ना, कि ये बच्चों ने जो आंसर लिखे हैं वो टीचर्स चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों ने जो गलतियां किया है वो भी किसको पता चलेगा? टीचर को ही पता चलेगा। टीचर को पता चलेगा। लेकिन ये गलतियां पता होनी चाहिए बच्चे को, जिसने राइट? गलती किया है। तो जिसने गलती किया है, राइट सर। सो हुसैन सर, एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये बच्चे ने गलती किया है सपोज 1 तारीख को, उसको पेपर चेक करके मिल रहा है 4 दिन बाद, यानी कि 5 तारीख को। सो हुसैन सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मिस्टेक इसने किया है, इसका मिस्टेक का सही आंसर या उसका सही तरीका उसको तभी के तभी पता चलेगा तो बेटर है, या 5 दिन के बाद पता चलेगा तो बेटर? सबका तभी चला तो पता है, चला अच्छा रहेगा, क्योंकि पांच अच्छा दिन के रहेगा। बाद तो क्या क्वेश्चन ही याद नहीं रहेगा उसको। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो यहाँ पर होता क्या है ना सर, द मोमेंट वी मेक अ मिस्टेक, राइट, सपोज हम हुसैन सर अभी हम एक डिस्कशन कर रहे हैं और अचानक से कुछ तो गलत हो गया, तो आप सोचेंगे अरे यार ऐसे कैसे गलत हो गया। और तभी के तभी अगर मैं आपको हुसैन सर बता दूं ना कि हुसैन सर ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तब आप सोचेंगे अरे हाँ यार ये तो ऐसा होना चाहिए था। तो व्हेन वी यस। मेक मिस्टेक्स हुसैन सर, एट दैट पॉइंट इन टाइम आवर ब्रेन इज अलर्ट एंड रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स टू अस, राइट? बिल्कुल सही। तो इसीलिए क्या जरूरी है ना, कि जब भी बच्चे का मिस्टेक हुआ है वही टाइम पर बच्चे को मिस्टेक पता चले, बच्चे को मिस्टेक पता चले, और वही टाइम पर उसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है वो भी उसी टाइम पर हो जाना चाहिए, राइट? तो इसीलिए हमारे क्विजेज का एडवांटेज क्या है कि हम क्विजेज में, मैं बताता हूं, क्विजेज में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब ये क्वेश्चन के आंसर्स जब बच्चे देंगे तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसी मोमेंट पे पता चलेगा। फिर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, टीचर पहले वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्यों है, और बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट, राइट? तो बच्चे को समझ में आ गया अरे यार मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसीलिए रॉन्ग हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम पे बच्चा वो मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करेगा। अब एक बिल्कुल और नहीं एक करेगा। चीज, एक और एक चीज, अ, अब यहां पर होता क्या है ना, क्योंकि ये एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है ना, इसके वजह से बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं, बच्चे ऐसा बैठते हैं फिंगर्स क्रॉस करके, राइट? तो बिल्कुल। हम क्यूरियोसिटी बढ़ क्या जाता है कहते उनको। हैं, यस सर यस सर, तो हम इसको क्या बोलते हैं ना, वी कॉल इट एज गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, राइट? हुसैन सर, आपको बचपन में गेम्स खेलना पसंद था? हाँ सर। सर मैं पसंद क्वेश्चन था को थोड़ा मुझे। चेंज करता हूँ, क्या आपको अभी भी बिल्कुल। गेम्स खेलना पसंद है? पसंद है पर कर नहीं पाता अभी। कर नहीं पाते, राइट? तो सर मुझे मुझे भी अगर आप बोलोगे ना, शायद मतलब खुदा ने अगर हयाती दिया तो मैं शायद लाइफ लॉन्ग गेम्स खेलूंगा ही, क्योंकि पसंद रहता है, हम इंसानों को गेम्स पसंद है। मैं आप सभी को साइंटिफिकली बताना चाहता हूं कि हम इंसानों को गेम्स खेलना क्यों पसंद है, राइट? सबसे पहला चीज होता है कि गेम्स जब हम खेलते हैं देर इज एन एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट? एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट होता है, हम इंसान नेचुरली कॉम्पिटेटिव इन नेचर होते हैं, हमें कंपटीशन बिल्कुल। पसंद है, राइट? अच्छा, दूसरा चीज हमें गेम्स इसीलिए पसंद है बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग, जीतने की संभावना है, हाँ। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग। और हुसैन सर, अगर इसके साथ मैं सोने पे सुहागा जोड़ दूं कि जीतने पर प्राइज भी दे दूं, वाह। फिर तो मजा आ जाएगा, है ना? तो बिल्कुल हमने बिल्कुल आ जाएगा। हमने यही यही साइंटिफिक तरीके को सोचा, और हमने हमारे जो टेस्टिंग वाला पार्ट है उसको बच्चे कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे लुकअप कर सकते हैं, ये बताने के लिए या ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ऐसे टाइप के क्विजेज रखे जहां पर एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए,
बच्चे लोग को एडिशनल क्वेश्चंस हम डाल दे, बच्चे लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे क्विजेस टाइम बेस्ड होते हैं। तो कितना, एक तो राइट आंसर करने पे भी टाइम पॉइंट्स मिलते हैं, और कितना जल्दी आंसर बच्चा करता है उस पर बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो जो टाइम के एतबार से जो प्रेशर होता है ना, वो जो एंट्रेंस एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है, उसके लिए बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं। और जो बच्चे टॉप 40% में आते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप प्राइजेस भी देते हैं। तो जो सुपर फर्स्ट सर। विनर होता है, उसको हम स्ट्रेट 150 रुपीज स्कॉलरशिप प्राइज देते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स होते हैं, 125 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 30 रुपीज। मतलब अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो 20 बच्चे कुछ ना कुछ मिनिमम 30 रुपीज तो लेकर जाएंगे। लेके जाएंगे। तो उनकी एक दिन का आइसक्रीम का खर्चा तो निकल ही गया। करेक्ट। और अगर मोटा मोटी कंसिडर करते ना सर, अगर बेस्ट केस सिनारियो, तो बेस्ट केस सिनारियो में सपोज सपोज बेस्ट केस सिनारियो है, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये कैलकुलेशन हमें बच्चे को नहीं दिखाना है, ये कैलकुलेशन के बारे में पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। डिपेंडिंग, आपको आपको वो टाइम पे गट फीलिंग क्या आ रही है कि पेरेंट को मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं ना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस से। आई एम सॉरी, मैंने ऑलरेडी 10 मिनट एक्सटेंड कर लिया हूँ, बस कोई लास्ट बात नहीं 5 मिनट सर, एवरी। बहुत इंटरेस्टिंग है। जी सर। मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखाता हूँ, मोटा मोटी है, जो ऑब्वियसली पॉसिबल हर केस में नहीं होता है, बट उसको एक बेस्ट केस सिनारियो हम दिखा सकते हैं। अब ये बेस्ट केस सिनारियो क्या है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम 10 स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जहां पर पूरे साल भर में उनके जो क्विजेज हो गए वो 85 अप्रोक्सीमेटली क्विजेज होने वाले हैं। ये तो मैंने एक नंबर कंसिडर किया हूँ एग्जैक्ट। हम कभी कभी क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी क्विजेज लेते हैं, तो 90-100 तो हो ही जाते हैं, बट फिर भी मिनिमम हम कंसिडर करते हैं। और सपोज बेस्ट के सिनारियो में वो हर क्विज में 150 रुपीज जीतता है, तो 85 इंटू 150 रुपीज हो गया 12,750 रुपीज पूरे साल का। और हमारा पैकेज कितने का है? 14,999 का है। तो मतलब अपना एजुकेशन वो खुद से ही स्पॉन्सर कर सकता है। और अगर बिल्कुल बिल्कुल। सपोज वो टॉप नहीं भी आता है, 40% में सबसे लास्ट फिनिश करता है, लास्ट, तो भी कम से कम 2,550 का स्कॉलरशिप प्राइज वो अपने घर लेके जा सकता सर है। मतलब जीतने के 20, चक्कर में वो, जीतने के चक्कर में पढ़ाई भी हो जा रहा है ना उसका। पढ़ाई भी हो जा रहा है, इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन। तो ये वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं कि भाई साहब गेमिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन का। तो सोने पे सुहागा है ना, बच्चा पढ़ भी रहा है, मजा भी आ रहा है, कंपटीशन भी हो रहा है, और स्कॉलरशिप प्राइज भी मिल रहा है, क्या बुराई है। तो इनफैक्ट मैंने मतलब ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट है और हमको पता है, तो हमारे बिल्डिंग के और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो भी, उनको भी हम ये प्रोडक्ट दिला देते हैं। तो लास्ट ईयर जो मेरी बिल्डिंग की एक बेबी है, लास्ट ईयर 7 स्टैंडर्ड में थी, उसने अप्रोक्सीमेटली 6,400 समथिंग समथिंग का टोटल अमाउंट उसने पूरे साल में जीता। क्या बुरा है, राइट। और ये 10 स्टैंडर्ड का 15,000 है, हमारा 5th 6th 7th 8th का तो कम ही है 50% से। तो ये ऐसे कैलकुलेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सभी को दिखाना है, हमें देखिए, हमें लालच नहीं देना है किसी को। इसीलिए मैंने आपको, आप सभी को यही स्टार्ट में बताया कि हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। हमारा प्रोडक्ट को सेल करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रोडक्ट का सिर्फ फीचर्स बताने की जरूरत है, अपने आप ले लेगा कोई भी, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट बच्चों नहीं है का मार्केट में, राइट। तो बच्चों का इसीलिए हौसला हमें बढ़ना। ये हौसला बढ़ाना है, काउंसिल हम्म, करना है। प्रोडक्ट नहीं लिया चलेगा, आज जब बच्चे से आपने बात किया है, वो आधा घंटा या वो 1 घंटा बच्चे के लिए इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि आपको वो बच्चा याद रखे कि यार ये सर ने, ये मैम ने मुझे जो बताए थे इससे बहुत फायदा हुआ मुझे, भले ही प्रोडक्ट नहीं लिया, बट आई एम वेरी श्योर कि 10 में से 9 लोग तो ये सब चीजें डिस्कशन के बाद प्रोडक्ट ले ही लेते हैं, राइट। हाँ सर, सो जरूर जरूर। 9 कितना हो गया, 9-12 हो गया। हाँ, ऑफलाइन जब सेशन लेता हूँ ना मैं, तो 2 घंटा 2.5 घंटा मैं रहता हूँ वहां पर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर ऐसा ऑफलाइन सेशन हमारा प्लान होता है ना, जो लोनावाला वगैरह में होता है या दूसरे सिटीज में भी होता है, तो आप लोग उसको अटेंड कीजिए। वो 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां पर एक ये ट्रेनिंग होता है प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कैसा है, और दूसरा है कि बाकी सब चीजें कैसी करनी है, मतलब बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, फीचर्स कैसे बताने, काफी सारी चीजें आज बच भी गई, क्योंकि आज मुझे आप सभी लोगों के साथ इतना मजा आ गया कि मैं पूरा एंग्रॉस्ड हो गया। और मतलब आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। आज का ऑडियंस मतलब मजा आ गया, मतलब हमेशा मजा आता है मुझे,
बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार कभी कभी 10 में से 8 था, कभी कभी 10 में से 9 है, कभी कभी 10 में से 10 हो गए, तो आज 10 में से 10 हो गए। आज हमें भी मजा आ रहा है सर। वाह सर वाह। बहुत। तो इसी बात पे 5 मिनट और एक्सटेंड किया जाए। कोई बात नहीं सर, कर सकते हैं। ओके। तो मैं क्या करता हूँ ना, फटाफट, ये तो मैंने आपको जो मेन करिकुलम वाला एकेडमिक वाला प्रोडक्ट है वो बताया। फटाफट से 5 मिनट में कोशिश करता हूँ जो हमारे नॉन करिकुलम वाले प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताने का, फिर डेफिनेटली मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से मैं कौन से कोर्सेज है वो सब बता देता हूँ, और प्राइसेस क्या है, अगर इन, वैसे तो शायद सबको पता होगा ये, बट फिर पता भी है मैं सर। बता देता हूँ, हाँ। फिर भी मैं बस एक बार, अगर किसी को नहीं पता होगा तो इसको स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। तो सीबीएसई बोर्ड है हमारे पास, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 6, 7, 8 के लिए मैथ्स और साइंस की हम बुक्स देते हैं, क्यूआर बुक्स, लेकिन डिजिटल एक्सेस देते हैं खाली वैदिक मैथमेटिक्स का। और 9, 10 के लिए वैदिक मैथ्स, नोट जेएस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम यहाँ पर बच्चे को फोर्स नहीं करते कि ये सब चीजें तुझे देखना है, बट 10 में से 1 बच्चा क्यूरियस होता है ये सब चीजें पढ़ने के लिए पहले से, क्योंकि वो मतलब हाईली फोकस्ड होता है और उसको पता रहता है फ्यूचर में मुझे क्या करना है, और अगर उसको आईटी वगैरह करना है तो वो ये कोर्सेज को हमारे देख सकता है, ठीक है। इसका फिर 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 का जो प्राइस है दैट इज 7,999। तो मैं जो बेबी का बता रहा था आपको, उसका 8,000 का प्रोडक्ट था, 6,400 उसने स्कॉलरशिप प्राइस में जीत लिया, मतलब पूरे साल का उसका 1,500 में पूरा का पूरा एजुकेशन मैथ साइंस का हो गया उसका, राइट। ये हो गया सीबीएसई बोर्ड। फटाफट कर लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सेम प्राइस है, खाली सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा है। मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी मराठी है फिलहाल जो हम दे रहे हैं उसमें। इसके मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी मराठी की क्यूआर बुक्स मिलेगी, बट क्विजेस जो होंगे वो सिर्फ मैथ्स और साइंस के, राइट। बाकी डिजिटल एक्सेस सबसे। नेक्स्ट मूव करता हूँ, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जो सेमी इंग्लिश मीडियम है वो। सिर्फ जो बुक्स होती है वो चेंज हो जाती है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में इसको स्टडी कर सकते हो आराम से सभी लोग। फिर इसके बाद एक एक है यूनिवर्सल प्रोडक्ट, एक मिनट ना, मैं ये वाला भी बता देता हूँ, ये एक स्क्रीन है। एक है सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं पेरेंट्स के। फटाफट बता देता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एथ में जो हम सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स रखते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम मैथ्स क्यों नहीं रखते हैं और स्कूल के सब्जेक्ट्स क्यों नहीं रखते हैं। आपको उन्हें ये बताना है कि सप्लीमेंट्री हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स हमने बस बनाने के लिए नहीं बनाए, या फिर हमारे जो करिकुलम के भी प्रोडक्ट्स है ना सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाए, उसका यूज होना चाहिए। तो हुसैन सर, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है जो शायद ज्यादा एजुकेशन नहीं भी लिया है उन्होंने, बट वो 1+1 कितना होता है क्या ये बता सकते हैं? बता सकते हो बेस, वो तो बता सकते हैं। बता एबीसीडी सकते हैं। पढ़ा सकते हैं, बता पढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत वो पढ़ा सकते हैं, बट सर क्या वो ये बता सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, मुश्किल हो नहीं होगा। जाएगा। क्या वो ये बता सकते हैं कि हैंडराइटिंग लिखते वक्त अप स्ट्रोक क्या होता है, डाउन स्ट्रोक क्या होता है, कर्सिव क्या होता है? बिल्कुल, नहीं पढ़ाई बता नहीं किया सकते। तो तो कैसे करेगा। बिल्कुल कर्सिव हैंडराइटिंग क्या होता है उनको नहीं पता होगा, ग्रामर के क्या क्या रूल्स होते हैं वो उनको नहीं पता होगा, राइट। तो ये जो हमारे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है ना, ये सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं जिसकी वाकई में जरूरत है। कर्सिव हैंडराइटिंग, पिक्सी डस्ट जो होता है वो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट ऑफ ड्राइंग एंड कलरिंग अलग है, आर्ट ऑफ क्राफ्ट इज अलग। क्राफ्ट क्राफ्ट में आपको चीजें बनानी होती है, ग्लिटर विटर ये सब चीजें होती है। तो वो जो पेरेंट है ना जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा है वो ये बता ही नहीं पाएंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग क्या होती है। क्या ये सब वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हम्म, कंप्यूटर का नॉलेज दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जो जनरल नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज हमारे जमाने में जो बुक्स होती थी वो कैसी बुक्स होती थी? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हमारी जो जनरल नॉलेज की बुक है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जनरल नॉलेज बुक्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्यों बोल रहा हूं ना, वर्ल्ड में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जनरल नॉलेज के बुक में ये सब चीजें तो है ही। इसके अलावा हमारे जनरल नॉलेज में फॉर्मूला वन देखा है आप लोगों ने? फॉर्मूला वन, हाँ सर। फॉर्मूला वन कार रेस होता है सर, उसमें एक फ्लैग होता है, आपको पता है, चेकर्ड फ्लैग। चेकअप, जैसे हाँ, चेसबोर्ड के जैसा होता है। वैसा होता है, बट सर उसके अलावा 8 या 10 और फ्लैग्स होते हैं जिसका सिग्निफिकेंस आपको और मुझे पता ही नहीं है,
बट हमारे जनरल नॉलेज के बुक में ऐसे वीडियोज है जो इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं। हमारे जनरल नॉलेज के बुक में ऐसे टाइप के वीडियोज है जो एनर्जी का इंपॉर्टेंस बताते हैं। हमारे जनरल नॉलेज के बुक में ऐसे टाइप के वीडियोज है जो बच्चे को बताते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। ये पेरेंट्स अपने बच्चे से डिस्कस करने के लिए शर्माते हैं, जिसकी वजह से बच्चे दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं और गलत चीजें सीखते हैं। तो हमारे जनरल नॉलेज के बुक में गुड टच कहाँ होता है, बैड टच कहाँ होता है, ये सब चीजें बताएगी। वाघा बॉर्डर पे क्या होता है, इसके ऊपर वीडियोस है। राइट, तो ऐसे टाइप के हमारे जनरल नॉलेज के बुक है। एंड फाइनली ग्रामर, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री पैकेजेस हो गए हैं। और इसके अलावा होते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स। यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स जो है, इसमें आते हैं तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, दैट इज स्पोकन इंग्लिश, ऑफिस एंड एडवांस एक्सेल। अभी स्पोकन इंग्लिश का इंपॉर्टेंस तो मैं आप सभी लोगों को जितना बताऊं उतना कम है, और शायद आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि स्पोकन इंग्लिश का आज कितना इंपॉर्टेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है। अगर एक ऑफिस है जहां पर दो लोग हैं जिनका सेम पोटेंशियल है, सेम लेवल है, सेम स्मार्टनेस, सेम इंटेलेक्चुअल, बट इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाता है, तो क्लाइंट के पास अगर भेजना है यूएसए में, तो किसको भेजेगा? जिसको इंग्लिश आती है। एज सिंपल एज दैट। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए स्पोकन इंग्लिश वो सब चीजें सिखाएगा। स्पोकन इंग्लिश हमारा बेस्ट सेलर भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें भी काफी सारे वीडियोस में आप मुझे देखोगे स्पोकन इंग्लिश में। फिर उसके बाद एमएस ऑफिस है हमारे पास। एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद एक्सेल और वर्ड, ये तीन कैसे यूज करना है वो बताया गया है। एंड एडवांस एक्सेल में, एडवांस एक्सेल ऐसा होता है जहां पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीजें एडवांस एक्सेल की हेल्प से होती है। एंड फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है, दैट इज भगवत गीता फॉर ऑल। इसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। सो भगवत गीता का जो हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज द फर्स्ट एवर क्यूआर कोडेड भगवत गीता इन द वर्ल्ड। राइट, इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी रहेगा। सॉरी, मैंने 5 मिनट 10 मिनट करते करते 20 मिनट ले लिया आप लोगों का। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। आई होप आपका थैंक यू आज सर। टाइम वैल्यूएबल रहा होगा। सर बहुत बढ़िया था सर आपका सेशन। ऐसा कर रहा प्लेजर है और 1 घंटा हो जाए। प्लेजर सर, प्लेजर। ऑफलाइन का भी सेशन थैंक रहेगा तो हम डेफिनेटली मिलेंगे वहां पर, 2 घंटा ढाई यू। घंटा भी हो जाता श्योर सर, श्योर सर, इंशाल्लाह मिल जाएंगे सर। है। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। केतन सर, केतन सर, नेक्स्ट टाइम अगर हम रहेंगे तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। हम सॉरी आपसे बात नहीं कर पाए। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू। कमलाकांत आचार्य मैम या सर, पता नहीं चलता मुझे। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। काफी सारे चैट्स में देख नहीं पाया एक्चुअली, भावनाओं में बह गया था मैं। राइट, चलिए। Transaction are required, this is helpful. Shall I get recordings? Recordings, yes, मिल जाएगी आपको। Please extend meeting if required. Nice meeting, thank you, thank you, thank you. Recordings मिल जाएगी, yes. Great session, thank you so much, thank you so much. All right, thank you so much everybody. Take care, bye bye, good night. मीटिंग एंड कर रहा हूँ।